नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। रात के 9 बजने को हैं और आप देख रहे हैं सर्वश्रेष्ठ प्राइम टाइम डिबेट शो टक्कर। अतीक और अशरफ का भले ही अंत हो गया है, लेकिन उनके साथ सहानुभूति दिखाने वालों की बिल्कुल कमी नहीं है। इसलिए आज ऐसे लोगों की लाइव गवाही मैं आपको दिखाने जा रहा हूं जो अतीक और अशरफ का कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। वहीं समाजवादी पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शफीकुर रहमान बर्क, जो कि समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं, उन्होंने बयान दिया है। उनका कहना है कि सरकार अतीक के परिवार के साथ जाति दुश्मनी निभा रही है। ऐसे में सवाल है कि क्या किसी के दिल में गुंडे और माफिया के लिए हमदर्दी हो सकती है। महाराष्ट्र में पोस्टर लगाए गए हैं शहीद के, अशरफ और अतीक के। आज इसी पर होगी जोरदार टक्कर। माफिया ब्रदर्स पर लाइव गवाही आज CNBC आवाज के टक्कर के बुधवार एडिशन में इसी पर होगी संपूर्ण बात। अतीक अहमद को भारत रत्न दिया जाए। और क्योंकि भाईजान पत्नी भी थे, वो शहीद हुए हैं, उनको शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए। उनको क्यों राजकीय सम्मान नहीं दिया गया? क्यों नहीं उनको तिरंगा झंडा उड़ाया गया? माफिया अतीक के लिए भारत रत्न की मांग करने वाले ये जनाब कांग्रेस के पूर्व पार्षद प्रत्याशी राजकुमार उर्फ रज्जू भैया है। सोचिए, कुछ नेताओं की सियासत किस गर्त में जा रही है। कोई अतीक को शहीद बता रहा है, कोई रॉबिन हुड कह रहा है, और कुछ लोगों का हफ्ते भर से छाती पीटना जारी है। हालांकि कांग्रेस ने राजकुमार उर्फ रज्जू भैया को पार्टी से निष्कासित कर दिया और पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। तो इनके साथ ये जुल्म हुआ है, कानूनी इंसाफ नहीं मिला इनको। यूपी और सेंटर दोनों की लापरवाही है। इनके बाप और सारे घर को मार डाला। कम से कम उनके जो माइनर जो बेटे हैं दो, उनकी हिफाजत की जाए, उसकी गारंटी दी जाए कि उनको इस तरीके से उनको नहीं मारा जाएगा। आज उत्तर प्रदेश अगर दंगों से मुक्त है, दबंगों से मुक्त है, बलवे बलवाइयों और बाहुबलियों से मुक्त है, डकैतों से मुक्त है, तो ये योगी आदित्यनाथ जी और उत्तर प्रदेश की सरकार को श्रेय जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग जो है वो क्राइम हो, चाहे वो क्रिमिनल हो, उस पर कलर चढ़ा करके उसका पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन, उसका राजनीतिक शोषण करने की कोशिश करते हैं। महाराष्ट्र के बीड में तो माफिया अतीक और अशरफ को शहीद का दर्जा देते हुए पोस्टर तक लगा दिया गया। इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन आज उन तमाम लोगों को आईना दिखाने का दिन है जो माफिया ब्रदर्स के लिए छाती पीट रहे हैं। इसलिए आज आर पार उन लोगों की गवाही होगी जिन पर माफिया अतीक ने अत्याचार किया और क्रूरता की सारी सीमाएं लांघ दी। तो आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। माफिया ब्रदर्स का अंत, रुदाली ब्रिगेड चालू। और अब वक्त है सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। रुदाली ब्रिगेड, जो ब्रिगेड हाय तौबा मचा रही है, उसको आईना दिखाने का दिन है। मैं आपको बताता हूं सुरक्षा घेरे में किस किस की हत्या हुई। इंदिरा गांधी, स्वर्गीय इंदिरा गांधी पूर्व प्रधानमंत्री, 31 अक्टूबर 1984 दिल्ली। किसने हत्या करी? सुरक्षा कर्मियों ने गोली मारी। स्वर्गीय राजीव गांधी पूर्व प्रधानमंत्री, 21 मई 1991 तमिलनाडु। किसने हत्या की? आत्मघाती बम ब्लास्ट हुआ। संतोष शुक्ला उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्य मंत्री, 12 अक्टूबर 2001 कानपुर में किसने हत्या की? विकास दुबे के साथियों ने हत्या करी। विकास दुबे ने अपने साथियों के साथ हत्या करी। बेअंत सिंह पूर्व CM पंजाब, 31 अगस्त 1995 आत्मघाती बम ब्लास्ट हुआ चंडीगढ़ के अंदर। रफीक गैंगस्टर 29 मार्च 2005 कानपुर, बदमाशों ने हत्या करी। 2005 की घटना मैं बता रहा हूं। और उसके बाद श्रवण साहू 1 फरवरी 2017 लखनऊ में बदमाशों ने हत्या करी। जितेंद्र गोगी गैंगस्टर 24 सितंबर 2021 रोहिणी कोर्ट दिल्ली में 2 शूटरों ने इसकी जान ले डाली। बड़ा सवाल, आज जो बड़ा सवाल है वो ये है स्क्रीन के ऊपर, अतीक की हत्या को अनोखा मामला बताने की कोशिश क्यों हो रही है? कोई भारत रत्न की बात कर रहा है, कोई कह रहा है गारंटी हर चीज की अब मिल जानी चाहिए। तो आज मैं इस मूल सवाल को उठाता हूं कि आखिरकार अतीक अहमद कैसे इतना बड़ा बन गया, किस तरह से वो इतना बड़ा गुंडा बन गया। वो कहानी जाननी समझनी बेहद जरूरी है, लेकिन इस रुडाली गैंग को आईना दिखाना भी जरूरी है। मेरे साथ राकेश त्रिपाठी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, मेरे साथ शुभरास्त्रा जुड़ रही हैं, राजनीतिक विश्लेषक है, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ जीशान है, माफिया अतीक अहमद से ये पीड़ित है। जीशान, अतीक अहमद
जिसको कोई भारत रत्न देने की बात कर रहा है, कोई कह रहा है कि उसके साथ अन्याय हो गया, लेकिन वो कितना न्याय करता था और कितना अन्याय करता था। जीशान जी, देखिए, हम लोग के साथ सर जब अन्याय हुआ, हमारे ऊपर हमला हुआ, तब तो हमने देखा कि किसी ने इस पूरे इलाहाबाद प्रयागराज में किसी ने आवाज तक नहीं उठाई, हमारा कोई साथ दे साल कौन सा था? साल कौन सा हम था? अकेले भागते दौड़ते रहे सर। 31 दिसंबर 2021 जी, हम भागते दौड़ते रहे, और जब हम पुलिस प्रशासन पास गए तब हमारी कार्रवाई हुई, मौके पकड़ गए, आज वो जेल में। तो कहीं ना कहीं यहाँ की किसी नेता ने या जो भी लोग बोलते रहते, किसी ने हमारा साथ नहीं दिया। हमारा साथ किसी ने दिया तो बाबा जी ने दिया, हमारे माननीय योगी जी की पुलिस प्रशासन ने साथ दिया। आज वो सभी जेल में हैं और कहीं ना कहीं हमें पुलिस प्रोटेक्शन मिली हुई है और हमारी सुरक्षा भी योगी जी कर रहे हैं। लेकिन आप अतीक के रिश्तेदार भी हैं, आप अतीक के साड़ू के छोटे भाई भी हैं, तो सवाल ये बनता है, आप तो परिवार थे, आप ही से उगाई हो रही थी, आप ही को धमकाया जा रहा था, आप ही को मारा जा रहा था। कि ऐसा है उसकी जी 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 मैं बता दूं कि उसकी जिंदगी में देखिए रिश्तेदार नातेदार का कोई महत्व नहीं था। जो पैसा देता था वो उसका बेटा बन जाता था, जो पैसा देता था जो उसका भाई बन जाता था, और अगर जिसने उसको काम करने से मना किया तो उसका वो सगा भी हो उसको वो खा जाता था। इसी तरह मैंने जब विरोध किया, मैंने उससे काम करने से मना किया, मोबाइल बंद कर दिया, तो कहीं ना कहीं उसके गुर्गे आसाद कालिया वगैरह 25 लोगों को मेरे पीछे लगा दिया। हम लोग किस तरह अपनी भय की ज़िंदगी में जिए वो हम लोग जानते हैं। 3-4 साल गाड़ी निकलती थी हमारी, उसमें चाहे हमारी फैमिली बैठी हो चाहे मैं बैठा हूँ, पीछे लगा दिया करते थे, वो अटैक कर दिया करते थे, सिर्फ भय डर से बनाते थे कि मैं किसी तरह अतीक अहमद से जाके मिल लूँ, उनके साथ काम करने लगूँ। जब 3-4 साल बाद ये कामयाब नहीं हुए तो इन्होंने मेरे लिए जानलेवा मेरे ऊपर हमला कर दिया, जीसीबी से मेरे मकान तक को गिरा दिया। मैं अपने सामने वो चीज़ें मैंने देखी। अब मैं इस पे क्या बयां करूं कि इसमें हमारे ऊपर क्या बीती। लेकिन लोग अपने हमारा बच्चों किसी को ने साथ पढ़ाना नहीं लिखाना दिया। चाहते हैं, लोग अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन अतीक अपने बच्चों को गैंगस्टर ही बनाना चाहता था। देखिए, उन्होंने हर मंच से उनके बच्चों ने जब भी कहीं सभा करी तो यही कहा है कि मछली के बच्चों को तैरना नहीं सिखाया जाता। मछली के बच्चे मतलब कि जैसे अगर उनके अब्बा गुंडे थे तो वो भी गुंडे बनेंगे, कोई वो डॉक्टर वकील इंजीनियर थे नहीं, उन्होंने इशारा कर दिया था पहले ही। और ये एक भय का माहौल ही बनाते थे कि इस तरह की बात कहो तो शहर में हमारा भय बना रहे कि हम, मेरे बाप गुंडे थे, मैं भी गुंडा हूँ, तो इस तरीके के अच्छा भाषण में ये भी कहते थे कि हमारे रिवायात है बदला लेने की, मतलब इस तरह भय बनाए रहते थे कि हर कोई उनसे डरे सहमे। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए ये जो सरकार हमारी है और हमारे माननीय योगी जी की, कहीं ना कहीं हमने इनकी जो 5-6 सालों में जी 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 आप गुड्डू मुस्लिम को जानते हैं? जी जी 5-6 गुड्डू मुस्लिम को मैं जानता हूँ, बहुत अच्छे से नहीं जानता हूँ लेकिन जानता इस तरीके से हूँ क्योंकि देखिए हम लोग का भी घर वहीं पे है, हम लोग बस बगल ही में अतीक अहमद का घर, बगल में कुछ ही दूर पे गुड्डू मुस्लिम रहता है, उसने मुर्गे की दुकान दिखावे के लिए खोल रखी है और कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सातिर अपराधी वो। अगर आप उससे कभी मिलेंगे, अरे ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन एक बात बता रहा हूँ, जो इससे मुलाकात करे होगा कभी वो सोच नहीं सकते वो इतना बड़ा अपराधी है, लेकिन वो बहुत सॉफ्ट माइंड का है। आपके बगल में खड़ा हो जाएगा, लगेगा बड़ा शरीफ आदमी है, लेकिन आपके बगल में खड़ा होके ही वो 2 मिनट के अंदर बम बना के आपके हाथ में पकड़ा देगा। आपको लगेगा ये क्या है, मतलब उसकी जी 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 आपने खुद देखा कि जैसे मैच हो रहा हो, बैट बॉल फेंकी जा रही हो, बॉल फेंका है, तो बहुत सातिर अपराधी है, बहुत बड़ा अपराधी है। हम मानते हैं कि जो उसमें 6-7 लोग दिखे हैं उसमें सबसे बड़ा अपराधी गुड्डू मुस्लिम ही है जी। लेकिन ये जो बम बनाने की उनकी कला थी, मैं इसको कला इसलिए बोल रहा हूं कि ये जो बम बनाने की कला थी, इसकी जानकारी आपको कब मिली? देखिए, ये जानकारी नहीं, ये बहुत फेमस आदमी है, इसका नाम ही गुड्डू बमबाज था। हम लोग तो जब से हमने होश संभाला, हम इसको 2005 से ही मैं जानता हूँ, काफ़ी छोटा था मैं, हम लोग छोटे छोटे थे, मोहल्ले में एक दूसरे घर कोई जानता रहता है, तभी हम लोग छोटे छोटे थे, लोग इसकी बातें करते थे, अरे गुड्डू बमबाज है, अबे बैठे बैठे ही बम बना देता है, गाड़ी चलते चलते पीछे बैठा रहेगा बम बना देगा। इसकी बहुत सारी ऐसी कहावतें हैं और ये कभी भी इसने जो भी वारदातें करी हैं
ये सिर्फ और सिर्फ बम से ही इसने वारदातें करी हैं। देखिए, ये बहुत पहले बताते हैं, 1990 में लोग बताते हैं कि ये वहाँ लखनऊ यूनिवर्सिटी में ये जो है जाया करता था, वहाँ सारे इसकी बनमानसों से वो थी। जब किसी को ज़रूरत पड़ती थी कि यार भय का माहौल बनाया जाए, तब गुड्डू मुस्लिम को बुलाया जाता था, 2-4 बम मार देता था, भय का माहौल बन जाता था, जो हम लोगों ने उसकी कहावतें सुनी हैं। जी, लेकिन ये आप उनकी कहानियां बता रहे हैं, लेकिन एक सवाल बताइए, अतीक की पत्नी पर शाइस्ता परवीन, वो कब अपराध में लिप्त हुई? वो कब इस पूरी कहानी के साथ जुड़ती हैं? देखिए, मैं ये तो नहीं जानता हूँ वो अपराध में कब लिप्त हुई हैं, लेकिन देखिए, जब से अतीक अहमद बाहर कह रहा हूँ, जेल में गया, तब से देखिए उनका कारभार, उनका हिसाब किताब लेना, कारभार संभालना, जो भी ज़मीन वाले मामला थे वो अपने घर में बैठ के निपटाती थी, और जो बातें नहीं मानता था तो उससे ही कह देती थी कि साबरमती से फ़ोन आ जाएगा। तो मैं समझता हूँ जब से वो जेल गए हैं अतीक अहमद, तो उनकी सारी डीलिंग कह दीजिए या सब सारा होल्ड कह दीजिए, वो उन्हीं के हाथ में था। जी, ये जो कहानियां आप सुना रहे हैं, मैं ये थोड़ा लंबा इसलिए सुन रहा हूं आपसे, कहानी नहीं, ये सच्चाई आप सुना रहे हैं, पीड़ा सुना रहे हैं, क्योंकि ये देश की राजनेताओं को पता लगे कि वो किस व्यक्ति को डिफेंड करने का प्रयास कर रहे हैं। एक कांग्रेस का प्रत्याशी था, उसको कांग्रेस ने बाहर कर दिया, इस समय की बड़ी खबर है। वो तो भारत रत्न देने की बात कर रहा है, वो मुलायम सिंह यादव से मुकाबला करने चला था इनका। मुलायम सिंह यादव धरती पुत्र थे, बड़े नेता थे। मैं रुक करता हूं सुमैया राणा जी का। सुमैया राणा जी, सारी बातें एक तरफ, आपके वरिष्ठ नेता जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है शफीकुर रहमान बर्क, जिशान आप बने रहिए मेरे साथ, उनको क्यों इतना प्यार उमड़ रहा है अतीक अहमद के ऊपर? ऐसा तो है नहीं कि सुरक्षा घेरे में पहली हत्या हुई है। ये लिस्ट मैंने गिनवाई। सुमैया राणा। हमीश जी, देखिए जी मैं बोल रही हूँ जी। देखिए, शफीकुर रहमान चचा की जो राय है वो एक अपनी निजी राय है। समाजवादी पार्टी पहले दिन से अतीक अहमद की या अशरफ की या असद की या उनके साथ के गैंग में शामिल किसी भी व्यक्ति का सपोर्ट कतई नहीं कर रही है। ये बात पहले तो समझ लीजिए। सपोर्ट ना करके बल्कि हम उस चीज को जरूर अपोज कर रहे हैं जो उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा अपने हाथ में कानून लेके और कोर्ट तक ना पहुंचने जाने देने की जो संगठित एक प्रयास किया गया, जिसमें वो सफल भी हुए, हम उसका विरोध कर रहे हैं। तो असद के एनकाउंटर के बाद, मैडम असद के एनकाउंटर के बाद तो अखिलेश जी नहीं बोला कि भाईचारे के विरोध में भारतीय जनता पार्टी है। असद का एनकाउंटर होता है तो भाईचारा कैसे खत्म हो जाता है? क्या कह रही हूँ मैं वो भाई कैसे लग गया समाजवादी पार्टी का? मैं बता असद अहमद भाई कैसे लगा समाजवादी पार्टी का? मैं बता रही हूँ कैसे लगा भाई। हमारे देश की एक मजबूत न्यायपालिका है, लेकिन आप किसी धर्म विशेष के लोगों को टारगेट करने की नियत से अगर आप अपने हाथ में कानून लेते हैं और सड़कों पर फैसला सुनाने लग जाएंगे, तो फिर कहीं ना कहीं विरोध में आवाज उठेगी। और खाली समाजवादी पार्टी नहीं, तमाम दल ऐसे हैं, बड़े नेता ऐसे हैं, देश विदेश के लोग हैं, देश विदेश के बड़े अखबारों तक ने ये बात लिखी कि ये एक बहुत ही जघन्य हत्या है जो यहाँ के जिम्मेदारान ने उसको अंजाम दिया है। नहीं, एक सेकेंड, अगर कोई पुलिस पे बंदूक तान दे, और जैसे उमेश पाल का हत्याकांड जब हुआ उसके साथ 2 पुलिस वालों को शहीद कर दिया गया था वहां पर, इसी तरह से असद को जब पकड़ने का प्रयास करते वो भी 2 पुलिस वालों को वहां ढेर कर देते, तब खुशी मिलती बाकी लोगों को। मतलब पुलिस गोली ना चलाए, पुलिस गोली खा ले, फोर्सेस गोली खा ले। मैं अमीश जी मेरी बात सुन लीजिए। आप अगर सवाल किया है तो प्लीज जवाब लीजिए। जी मैडम। एक बड़े पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार, मैं नाम नहीं लूंगी, आप समझ रहे होंगे कहां तक जा रही हूं, उन्होंने पूरी एक पॉइंट टू पॉइंट जमीन नाप के बता दी कि किस तरीके से सरकार और उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा गलत तथ्य बताए गए। जिस जगह दीवार थी वहां से गाड़ी आने का दावा किया गया था। गाड़ी कैसे आ जाएगी? दीवार फांद के हेलीकॉप्टर था क्या? तो मतलब आप कह रही है कि दो पुलिस वाले निपट जाते, तब आपको यकीन होता कि जी
ओके, शुभ्राष्ट्रा आप इस विषय पर अभी ओके फोर्स किस तरीके की है? जी जी शुभ्राष्ट्रा जी, ओके मैडम सुमैया जी आपने अपनी बात को रखा। शुभ्राष्ट्रा जी, मैंने अभी जिशान की आप बीती सुनाई है। उसने बोला गुड्डू मुस्लिम जो है, जिसको लेके कई नेता कह रहे हैं अब देखिए गुड्डू मुस्लिम को कुछ नहीं होना चाहिए, गुड्डू मुस्लिम को कुछ नहीं होना चाहिए, वो बमबाज हो, वो बम से चाहे फोर्स को उड़ा दे लेकिन उसको कुछ होना चाहिए, उसी के बमों से लोग मारे गए लेकिन उसको कुछ नहीं होना चाहिए। और यहां पर अभी बैठकर सुमैया राणा जी कह रही हैं देखिए ये तो एनकाउंटर तो फेक था, एनकाउंटर तो गलत था, और अतीक अहमद की हत्या जिस तरह से हुई उसको कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता, लेकिन उसके कर्मों को भी कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता, उसको विधायकी सांसद ही थी उसको भी कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता। आज आप पहली बार इस मुद्दे पे बोल रही है, व्हाट इज योर टेक शुभ्राष्ट्रा? आमिर जी, मैं बहुत हतप्रभ हूँ ये सुन करके कि आपने एक पॉइंट मिस किया। आमिर जी, सुमैया जी ने ये कहा कि इसमें सरकार जिम्मेवार है आतिक की मौत के लिए। तो मैं आज पूछती हूँ सुमैया राणा जी से ही पूछती हूँ कि हमारे देश ने 2 प्रधानमंत्री खोए हैं ना, राजीव गांधी को भी खोया और इंदिरा गांधी को भी खोया। तो क्या आप चूंकि गठबंधन की सरकार बनाने जा रही हैं कांग्रेस के साथ, ऐसा आप लोगों का दावा रहता है, आप बताइए कि क्या इन दोनों की हत्या भी हुई तो क्या उसके लिए सरकारें जिम्मेवार थी? आप लोग इस तरीके की जो गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी करती हैं उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है। सुमैया जी, मैंने अभी बात पूरी नहीं की है अपनी। सुमैया जी इत्मीनान से, मैंने अभी बात पूरी नहीं की है अपनी। आपने बात जब शुरू की तो आपने कहा समाजवादी पार्टी किसी भी तरीके के माफिया और गैंगस्टर का समर्थन नहीं करती। जब आप समर्थन नहीं करती तो इतनी बड़ी बयानबाजी कैसे कर गई कि एक गैंगस्टर मारा गया, उसको विपक्षी गैंग ने मारा, उसको किसने मारा ये आपको कैसे पता? आप किसी एक पत्रकार का हवाला देकर कह रही है कि उन्होंने जमीन नाप दी, उन्होंने बता दिया इस तरीके से हुआ, उस तरीके से हुआ। तो एक पत्रकार तो ऐसे भी है जिन्होंने खूब गोश्त बिरयानी उड़ाई है अतीक अहमद के नाम की, और वो ऑन रिकॉर्ड आकर के कह रहे हैं कि बड़ा बिरयानी तो बड़ा बढ़िया खिलाते थे। तो आप लोगों को ना थोड़ी, मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी जैसे पार्टियों को थोड़ी शर्म होनी चाहिए, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं मैं कह रही हूं, क्योंकि आप लोगों ने उत्तर प्रदेश का बंटाधार करके रखा था। और ये जो गैंगस्टर है ना, ये सब आपके द्वारा पालित पोषित लोग थे। आज आप आकर के कह देती है कि हम समर्थन नहीं करते, पर टिकट तो आपने दिया। तो आपकी तरफ से ये भी जवाब आ जाएगा कि भाई वो बसपा में भी थे, वो फलाना पार्टी में भी थे, उनको ढिमका पार्टी ने भी प्रश्रय दिया। आपने दिया या नहीं दिया, ये सीधा सीधा बताइए ना। और आज बिना किसी लाग लपेट के आप ये कहने से क्यों हिचकिचा रही हैं कि अतीक अहमद एक गैंगस्टर था, उसने जीशान जैसे कई जीशानों की जिंदगियां तबाह की, उसने कई परिवारों का सुख चैन छीना, और आज जो भी मौत वो मरा, वो मौत ठीक थी, वो मौत ठीक थी। उसके प्रक्रिया में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आपको यह दिक्कत हो सकती है कि उत्तर प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था अभी और इतनी पुख्ता होनी चाहिए कि पलट गैंग वाले भी हमला नहीं कर सके। लेकिन इतनी बड़ी आप कैसे बात कह रही है कि इसमें सरकार जिम्मेवार है उसकी मौत के लिए? ये बोलने के पहले आपकी जबान नहीं काफी। और आप इसका जवाब जरूर दीजिएगा कि राजीव गांधी और इंदिरा गांधी जी को भी सरकारी समाजवादी पार्टी की स्पोक्सपर्सन सुमैया राणा। बिल्कुल अमित जी, ये सवाल का जवाब मुझे लगता है मुझे 2-3 भागों में देना पड़ेगा। पहला भाग तो ये है कि जिन हत्याकांड की वो बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री की, और जो अभी हत्याकांड हुई है उनके सर्कमस्टेंसेस यकीनी तौर पर अलग हैं। दूसरे नंबर पर जिस शर्म की बात कर रही हैं, उस शर्म को मैं बता दूं कि ये शर्म शुभ्राष्ट्रा जी की तब कहां चली गई थी जब दो महिलाओं को कानपुर में बुलडोजिंग के नाम पे जला देते हैं और वहां की ठुमकेबाज डीएम साहिबा तमाशा देख रही होती हैं। उस वक्त में ये सरकार कहां चली गई थी? उस वक्त अपराधियों की बात क्यों नहीं कर रही थी? जब दलित बच्ची को रातों रात पेट्रोल डाल के जला दिया जाता है। शुभ्राष्ट्रा ने तब भी सवाल उठाए थे, कहाँ थी? और जब कानपुर देहात का केस हुआ तो शुभ्राष्ट्रा ने बोला था ये गलत हुआ है। और फिर मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, गलत हुआ कहते हैं आप अनर्गल प्रलाप करेंगे तो आपकी बात कैसे सुनी जाएगी? क्यों नहीं चाहते हैं कि उन अपराधियों को मारने के बाद उनके आप लोग निशाना साध रही है ना सुमैया राणा, वो भारतीय जनता पार्टी पर साध रही है। लेकिन आप भूल गई हैं कि मैं यहाँ भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता के रूप में नहीं बैठी हूँ, मैं यहाँ उत्तर प्रदेश की एक नागरिक के रूप में बैठी हूँ। मैंने कानपुर देहात के मामले में भी आवाज उठाई थी, मैंने उस दलित बच्ची के साथ हुआ था तब भी आवाज उठाई थी।
जो जिसने नहीं तो आप ये झकझोर के मत रख कहिए दिया कि था तब आप पूरे कहाँ उत्तर थी प्रदेश मैडम। ने कि पूरे मैंने देश को, सवाल उस पर समाजवादी आप पार्टी कहाँ के थी? नेताओं आपकी से आवाज पूछा कहाँ है। थी? आप या आपने समाजवादी ये पार्टी सवाल के किया नेता था? होने के नाते जवाब दीजिए। लेकिन सवाल सुमैया आपने राणा, सुमैया राणा, प्रधानमंत्री से किया था। आप कानपुर देहात के एक जो हादसा हुआ उसको आप अतीक अहमद के साथ कंपेयर कर रहे हैं, उसको आप असद के एक साथ नहीं, कंपेयर कर रहे मैं हैं, अभी- जिसको लगातार मैं- पनाह मिलती रही सिस्टम के देखिए, साथ, पहली सिस्टम चीज, के दायरे में अमीर रह के जी- वो बड़ा, अमीर जी, सिस्टम के पहली दायरे चीज में रह के तो- बड़ा। मुख्यमंत्री अतीक के कुत्ते से हाथ मिला के खुश हो जाते थे। दौर तो ऐसा था उत्तर प्रदेश के अंदर। कौन थे वो मुख्यमंत्री जो कुत्ते से हाथ मिला के खुश हो जाते थे? अतीक अहमद के नाम आप बताएंगी, मैं बताऊं? आप तो ऐसे बोल नहीं, रहे हैं मैं अमीर जी, कैसे बोल जैसे रहा हूं? भारतीय जनता पार्टी के जो सारे विधायक है वो संत महात्मा हैं, उनके पास उनकी अपराधों की लिस्ट देख लीजिए आप, उप मुख्यमंत्री से लेके और मुख्यमंत्री से लेके और तमाम अतीक लोगों अहमद पर। के साथ और उसके आज बाद अतीक अपराधों अहमद की अगर बात हो रही है करते ना, हैं आप, तो अतीक अभी अहमद भी के साथ इतनी किसी बड़ी बीजेपी लिस्ट के नेता का फोटो है तो किसी पे दिखा दीजिए। 106 मुकदमे, किसी पे 110 मुकदमे, अतीक अहमद को बीजेपी ने टिकट दी तो बीजेपी को एक्सपोज कर लोगों दीजिए। का क्या हुआ? ओके, राकेश वो त्रिपाठी, महापर्व कब राकेश आएगा? त्रिपाठी, राकेश त्रिपाठी। वो महापर्व कब ओके आएगा? सुमैया, यू मेड योर पॉइंट। राकेश त्रिपाठी, शफीकुर रहमान बर्क को तो बहुत दर्द हो रहा है, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को। एक कांग्रेस के भी नेता हैं, हालांकि बहुत बड़े नेता नहीं है, लेकिन उनको पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है, वो तो भारत रत्न मांगने चल दिए। देखिए अमीश जी, 1986 में अतीक अहमद को इलाहाबाद तत्कालीन तो पुलिस ने गिरफ्तार करने का काम किया था, लेकिन सीधे प्रधानमंत्री तत्कालीन राजीव गांधी जी का इंटरवेंशन हुआ। वीर बहादुर सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और राजीव गांधी के डायरेक्ट इंटरवेंशन के बाद अतीक अहमद को छोड़ दिया गया था। अगर तब कांग्रेस पार्टी ने उनका संरक्षण न किया होता तो अतीक अहमद, ये फिरोज तांगे वाले का लड़का, ये चकिया की गली का गुंडा, इतना बड़ा माफिया, इतना बड़ा डॉन, इतना बड़ा गैंगस्टर न बना होता। और बाद के कालखंड में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी होड़ मची हुई थी कि कौन अतीक अहमद को अपने पाले में रखेगा। और सुमैया राणा जी कह रही है कि हम अपराधियों का संरक्षण नहीं करते। ये सच सच बताएंगे कि मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को अभी अभी समाजवादी पार्टी ने 2022 में अपने गठबंधन दल के प्रत्याशी के तौर पर उतारने का काम किया था, और गठबंधन के इनके जो अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव जी का कैंडिडेट था अब्बास अंसारी, जिसको हमने चुनाव लड़ाने का काम किया था। और क्या कह रहे थे अब्बास अंसारी चुनाव से पहले? सरकार आने दो अखिलेश यादव जी की, इन अधिकारियों का 6 महीने तक ट्रांसफर नहीं होने देंगे, हिसाब पूरा करेंगे इनका। यही समाजवादी पार्टी का चाल चेहरा चरित्र है, जहां अपराधी पूरे दमखम के साथ, जहां आजम खान खुलेआम बताया करते थे कि कलेक्टर से जूता के नोक पर बात किया करेंगे। यही समाजवादी पार्टी का चरित्र रहा है, जहां अपराधियों को सरमाथे बिठाया जाता था। हर जिले में इनका एक टेरिटरी बंधी हुई थी, वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया की तर्ज पर, कि आप प्रयागराज की तरफ जाएंगे तो अतीक अहमद मिलेगा, रंगदारी। इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है, कांग्रेस पार्षद प्रत्याशी जिसको पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है, उस पर एफआईआर हो गई है, उसकी गिरफ्तारी हो गई है। इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है, उन्होंने अतीक की कब्र पर तिरंगा रख दिया था, उनकी गिरफ्तारी हो गई है। ये पॉलिटिकल माइंडसेट। और महाराष्ट्र में अतीक शहीद होने के पोस्टर लगाए गए हैं। महाराष्ट्र के अंदर मैं बार बार बोल रहा था, रुडाली गैंग, मैं बार बार कह रहा था कि कुछ लोगों को सिंपैथी है इस गैंगस्टर की मौत के साथ, लेकिन बड़ा सवाल होता है कि पहले एक कांग्रेस का प्रत्याशी जिसको पार्टी ने बाहर कर दिया, वो भारत रत्न की बात करता है, सपा का नेता कुछ और बात करता है, और अब महाराष्ट्र के भीड़ में पोस्टर सामने आते हैं अतीक के समर्थन में, अतीक और अशरफ के समर्थन में। वहां महाराष्ट्र के भीड़ में पोस्टर लगाए जाते हैं जिसमें उसको शहीद की बात की जाती है। अतीक और अशरफ को शहीद बताया है। वो पोस्टर की तस्वीरें महाराष्ट्र के भीड़ की इस समय मैं आपको दिखा रहा हूं। ये मानसिकता क्या है, ये विचारधारा क्या है, वही मूल सवाल जो हमने आज आर पार में उठाया था, और वो यही था, अतीक की हत्या को अनोखा मामला बताने की कोशिश क्यों रही है। मैं सीधा रुख करता हूं रशीदी साहब का, मेरे साथ जुड़ रहे हैं साजिद रशीदी। क्या आपको लगता है कि अतीक और अशरफ को, जो गैंगस्टर थे, गुंडे थे, उनको जिन पर जो सजा याफ्ता थे, उनको शहीद बताने से क्या फायदा होगा? और क्या आपको लगता नहीं है कि यह लेजिटिमाइजेशन है क्राइम की? नहीं, देखिए अमीश, हमें 2-3 चीजों पर बड़ी गंभीरता से सोचना पड़ेगा। जैसे? और वो 2-3 बातें ये हैं। नंबर एक तो ये है कि जब उन लड़कों ने अतीक पर गोली चलाई
गोली चलाने के बाद उन्होंने जय श्री राम का नारा लगाया। जय श्री राम का नारा लगाने का उनका मकसद ये था कि हमारे ऊपर पुलिस अटैक ना करे, और जो हुआ भी कि अटैक उन पर नहीं हुआ, उनको सिर्फ पकड़ा गया। नंबर 1, ये कहीं ना कहीं गंभीरता दर्शाता है कि इस पर सोचने की बात है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। दूसरे, उन लड़कों का बयान देखिए क्या है। उन लड़कों का बयान ये है कि हमने अतीक को इसलिए मारा, हम फेमस होना चाहते थे। अब आप देखिए, अगर हम अतीक की पिछली हिस्ट्री को देखें, या जितने भी गैंगस्टर हैं या जितने भी माफिया हैं उनकी हिस्ट्री को देखें, तो तमाम पार्टियां कहीं ना कहीं माफियाओं को संरक्षण देती आई हैं और हो सकता है आगे भी देती रहें। तो ये लड़के जो अभी 9 उम्र हैं, कम उम्र के लड़के हैं, जिन्होंने अतीक जैसे माफिया को मारा, उनकी सोच ये है कि हम फेमस हो जाएंगे, हम बड़े हो जाएंगे, हम गैंगस्टर हो जाएंगे, फिर हम भी वसूली करेंगे इनकी तरह, हमें भी कोई पार्टी लेगी, हमें भी। सुन लीजिए, पहले पूरी कर लो, एक मिनट। लेकिन मेरे सवाल का भी तो जवाब दीजिए। मैं आधा घंटे बैठा हूं। नहीं, बिल्कुल आप बैठे हैं, लेकिन मेरे सवाल का भी तो कृपया करके जवाब दीजिए। मैं तो निवेदन कर रहा हूं, सवाल पूछ रहा हूं आपसे। मेरा बड़ा सरल सवाल है और बड़ा सीधा सवाल है। मेरा आपसे सवाल है सर, क्या शहीद बताना जायज है, और जिन लोगों ने शहीद बताया उन्हें लानत है? देखिए, मैं आपको यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं, शहीद एक तो है हमारे मुल्क के कानून के हिसाब से, उसको तो हम किसी भी तरह से इनको शहीद मान ही नहीं सकते, क्योंकि ये माफिया थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक कहीं ना कहीं शरीर रूह से हमारी जो आस्था है, हमारा जो मानना है कि अगर किसी को अचानक मार दिया जाए, जुल्म के साथ मार दिया जाए, तो उसको कहीं ना कहीं शहीदी दर्जा मिलता है। यह आस्था के मुताबिक है, दुनिया के कानून के हिसाब से नहीं। कभी आप इसको अन्यथा लेना शुरू कर दें और इस पर जो है कहीं ना कहीं डिबेट शुरू हो जाए कि साहब रशीदी साहब ने इनको शहीद कह दिया। के मुताबिक है ये, किस आस्था के मुताबिक है? उस आस्था के मुताबिक है। विकास दुबे ने 8 पुलिस वालों को मारा, वो मार गया, उसका एनकाउंटर हो गया, उसकी गाड़ी पलट गई, वो शहीद हो जाएगा? आदित्य राणा इनामी बदमाश नहीं, पिछले मंगलवार को मारा गया, फिर आपने उसको अन्यथा लेना शुरू कर दिया। अन्यथा आप कमाल की बात कर रहे हैं, आपने उसको अन्यथा लेना शुरू कर दिया। वो शहीद हो जाएंगे? आप क्या बात कर रहे हैं? आपको बोला किसी भी धर्म से वो शहीद नहीं होते, किसी भी धर्म के हिसाब से वो शहीद नहीं होते। अरे मेरी बात तो सुन रहा हूं मैं आपकी बात। यार रमेश, आपके अंदर यही तो कमी है। देखो, आप बात को सुनना नहीं चाहते, बात में से बात उल्टी निकाल के उसको चलाना शुरू कर देते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि हमारी आस्था के मुताबिक जिस आदमी को जुल्म के साथ मार दिया जाए, अचानक मार दिया जाए, या किसी एक्सीडेंट में किसी की मौत हो जाए, या कुएं में गिरकर मौत हो जाए, इस तरह की चीजों को हम कहीं ना कहीं थोड़ी गिरा है वो, अपनी आस्था के मुताबिक शहादत का दर्जा देते। आस्था रखते क्यों हैं आप? वही बात, अरे मारा गया है ना उसको, अचानक मारा गया है ना उसको, आस्था आप अचानक मारा गया है ना। आप माफिया में रख रहे मुझे हैं बताइए, जिस आदमी को जेल से, जिस आदमी को सजा हो गई उम्र कैद की, उसको ऐसे मारना जायज है? आप बताइए। शहीद कह रहे हैं और अशरफ को शहीद कह रहे हैं, और असद को क्या कह रहे हैं? आप बताइए ना, वो भी शहीद था। जिसने 2 पुलिस वालों को मारा। क्या मेरी बात को अन्यथा लेंगे? अन्यथा लेंगे? मुझे पता था कि आप मेरी बात को अन्यथा लेना शुरू करेंगे। ओके, राकेश त्रिपाठी वांट्स टू रिस्पॉन्ड। फिर वही बात आप कर रहे हैं। आप क्यों नहीं इस बात को समझना चाहते भाई साहब? आपकी बात को 3 लड़कों ने अतीक अहमद को सजा होने के बाद क्यों मारा? जी, अब आपको इस पर क्यों बात नहीं करना चाहते? समझाना भी चाहते हैं, क्यों मारा सजा होने के बाद? राकेश जी, अमीश, कोर्ट कहां है, कानून कहां है, लॉ एंड ऑर्डर कहां है? मौलाना साजिद रशीदी, मैं मौलाना साजिद रशीदी की बात को अन्यथा के रूप में नहीं ले रहा हूं, मौलाना साजिद रशीदी की व्यथा के रूप में ले रहा हूं। और ये व्यथा है इनकी, ये मातम पुरसी करने का काम कर रहे हैं, ये अपनी पीड़ा व्यक्त करने का काम कर रहे हैं, और इसीलिए बता रहे हैं। आप इस बात को समझ लीजिए, मौलाना साजिद रशीदी महामानव नहीं था, देवता नहीं था, अपराधी था, हार्डकोर क्रिमिनल था, दुर्दांत अपराधी था। और एक बात जान लीजिए, अपराध और अपराधी की आयु लंबी नहीं होती है, जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है। देखिए, अतीक अहमद का पुलिस अध्यक्षा में मारा जाना हैरान करता है, चिंता उत्पन्न करता है, लेकिन दुख उत्पन्न नहीं करता है। इसलिए कृपया करके दुखी मत होइए, क्योंकि कोई महामानव नहीं था, कोई महापुरुष नहीं था। इसलिए अतीक अहमद की और एक शब्द में, एक लाइन में अतीक अहमद के पक्ष में जो भी बयानबाजी कर रहे हैं, कठोर शब्दों में निंदा करनी चाहिए, क्योंकि इस प्रकार की प्रवृत्ति खतरनाक है, चाहे वो पश्चिम बंगाल में हो, चाहे वो महाराष्ट्र में हो, और चाहे वो असदुद्दीन अतीक अहमद और अशरफ के नाम के पोस्टर महाराष्ट्र के भीड़ में लग रहे हैं। कौन है वो लोग? कौन है वो लोग जो अतीक को शहीद बता रहे हैं? वो आपके सामने है।
पोस्टर कौन लगवा रहा है? ये पोस्टर अतीक अहमद शहीद है, पैदा हो रही है। अतीक अहमद शहीद है। बताइए, ये सिंपैथी वेव क्रिएट करने की पूरे देश में कोशिश हो रही है। अतीक अहमद को शहीद बताने की कोशिश है। एक वो अपराधी जिसने लोगों का जीना मुहाल कर दिया, एक वो अपराधी जिन्होंने पुलिस वालों को नहीं बख्शा, एक वो अपराधी जिसने सिस्टम को नकारा बना दिया, एक वो अपराधी जो मुख्यमंत्रियों से अपने कुत्तों को वार्तालाप कराता था, उसको शहीद बताने की कोशिश हो रही है। पॉइंट ये है, सवाल ये है, और जो मन की व्यथा है इस समय व्यूअर्स, वो मेरी ये है कि माना कि हत्याकांड हुआ, माना वो हत्याकांड का तरीके पे सवाल हो सकता है, लेकिन हत्या तो इस देश में मुख्यमंत्री प्रधानमंत्रियों की भी हुई है जी। वो शहीद थे, लेकिन हत्या हुई है, लेकिन ये शहीद नहीं था। ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है। ये शहीद नहीं था, ये शहीदों का अपमान है, और इस पर आवाज उठानी, इसमें बोलना बेहद जरूरी है। यू हैव टू नेम एंड शेम द पीपल। साजिद रशीदी, आप कुछ कहना चाह रहे थे राकेश त्रिपाठी के जवाब में? आप सुनिए मेरे, जिशान, फिर मैं आऊंगा आपके पास। देखिए, मैं सुनिए, मैंने कभी भी, ना तो मैं अतीक की जो माफिया थे, ना उनको समर्थन करता हूं कभी, ना मैंने कभी ये कहा कि मैं उनको शहीद मानता हूं। मैंने कहा कि ये एक सोच पैदा हो सकती है शरीरों के हिसाब से। दूसरे ये है कि तो फिर आपको लानत मिलनी चाहिए जिन्होंने पोस्टर लगाया भीड़ के महाराष्ट्र में। अरे सुनिए ना यार, आप बीच में बोलते हैं, आपके अंदर बड़ी दिक्कत की बात है। 1 मिनट भी कंटिन्यू नहीं, ये लानत नहीं भेजेंगे, ये लानत नहीं भेज सकते। एक आदमी नहीं भेज सकते। सुनिए, एक आदमी उनकी कब्र पर जाकर तिरंगा चढ़ा देता है। ये प्रवृत्ति कहां से पैदा हो रही है? ये प्रवृत्ति वहां से पैदा हो रही है जब वो लड़का ये कहता है कि मैं फेमस होने के लिए अतीक को मैंने मारा है। यहां से ये प्रवृत्ति पैदा हो रही है। अब एक आदमी जाके तिरंगा चढ़ाता है, वो भी फेमस हो गया। एक आदमी ने कांग्रेस का प्रत्याशी बोल दिया, वो भी फेमस हो गया। आदमी नहीं लेता था, कांग्रेस का प्रत्याशी था। कल को जिन लोगों ने सुनिए भाई साहब, सुनिए, जिन लोगों ने अतीक को मारा है, कल को जो आदमी उनको मारेंगे वो भी फेमस हो जाएंगे। फिर एक ये सिलसिला शुरू हो जाएगा देश के अंदर। देश कहां जा रहा है, किस रुख जा रहा है, इस पर आप चर्चा नहीं करेंगे। आप चर्चा करेंगे अतीक पर कि अतीक के समर्थन में कौन बोल रहा है, अतीक की बात कौन कर रहा है, आप उस पर चर्चा करेंगे। ये कहीं ना कहीं निंदनीय है, अफसोसनाक है। तो अफसोस तो ये भी है जो इसको आस्था से जोड़ के शहीद बता रहे हैं। आस्था क्यों रख रहे हैं इसने ऐसे अपराधी के साथ? शुभराष्ट्रा कुछ कहना चाहती है, जीशान कुछ कहना चाहता है, जो माफिया अतीक का पीड़ित है। ओके, जो माफिया अतीक का पीड़ित है वो भी कुछ कहना चाहता है। शुभराष्ट्रा, जीशान को बोलने का मौका दीजिए 30 सेकंड के लिए। ओके, जीशान, बस एक सर, आपके भीड़ में पोस्टर लगे हैं, महाराष्ट्र के भीड़ में शहीद है, और आस्था के हिसाब से शहीद यहां पर हमारे पैनलिस्ट भी बता रहे हैं, और आप तो पीड़ित हैं। मैं आज आपके माध्यम से एक छोटी सी बात बता दे रहा हूं। हमारे बगल में एक मदरसा चलता था जिसमें लड़कियां पढ़ती थी, 10-12 लड़कियां पढ़ती थी, वो कुरान हाफिज करती थी। आपको पता है वो जो एक वीडियो, एक फोटो वायरल हुई है जिसमें मुलायम जी कुत्ते से हाथ मिला रहे हैं, उधर कुत्ते से वो हाथ मिला रहे थे, और उधर वो दोनों जो हाफिज लड़कियां थी, इधर उनकी आबरू लूटी जा रही थी। और जिन्होंने उनकी आबरू लूटी, उनको बचाने वाला कोई और नहीं, अतीक अहमद, ये पूरा शहर जानता है। और लोग कहते हैं कि जब से उन गुनाहगारों को बचाया गया, जो लड़कियां कुरान पढ़ रही थी उनको रात के मदरसे उठाया गया और उनको जो है उनका बलात्कार किया गया, और फिर सुबह उनको छोड़ा गया। बहुत उस समय बहुत मीडिया में चला था वो, बल्कि उस समय बहन मायावती जी मौके पे आई थी, उनके ऊपर अतीक के लोगों ने हमला भी कर दिया था। अब उधर अतीक अहमद अपने वहाँ पे कार्यक्रम था, उसके लड़के का बर्थडे था, और बहुत बड़ा प्रोग्राम चल रहा था, जश्न मना रहा था। अब और फिर जब उसे पता चला कि उन्हीं के लोगों ने वहाँ बलात्कार कर दिया है, तो उसको उसने बचाया और गरीब लोगों को, टाली रिक्शे वालों को फंसा दिया गया। वो पूरा शहर जानता है। आप बताइए कि जो लड़कियों का बलात्कार हुआ वो कुरान हाफिज कर रही थी, ये पूरा शहर जानता है। इसका क्या जवाब के सबके पास? जवाब दीजिए। लानत भेजेंगे आप रशीदी साहब? किस आस्था के हिसाब से वो दुर्गांत अपराधी, वो माफिया शहीद है? किस आस्था के हिसाब? बिल्कुल लानत भेजूंगा। अगर किसी ने मदरसे की हाफिज बच्चों या बच्चियों के साथ इस तरह का कोई मामला किया है, बिल्कुल लानत भेजूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मेरा सवाल फिर भी खड़ा हुआ है। मेरा सवाल यह खड़ा हुआ है
कि जिन बच्चों ने फेमस होने के लिए उसको मारा है, फिर एक पकड़े गए। पार्षद जो है जाकर तिरंगा चढ़ा देता है, कुछ लोग शहीद, ये प्रवृत्ति पैदा कहां से, और इस पर क्यों बात नहीं करते आप? अब बताइए, कोई लोग इस पर क्यों बात नहीं करते आप? कोई लोग एक क्यों मजहबी पैदा हो नारा रही लगा है? के बम फोड़ देते हैं। ये प्रवृत्ति कैसे पैदा हो रही है? हो रही है, क्या करेंगे, करिएगा इसका। और कोई लोग मुसलमानों को मारते हैं जय श्री राम का नारा लगाकर। नहीं देखिए, अलग अलग मुसलमानों को मारते हैं जय श्री राम का नारा लगाकर। इस पर क्यों प्रवृत्ति, बात अब नहीं कई करते? लोगों को अतीक में शहीद दिखाई दे रहा है। भाई साहब, आप क्या उस विषय करिएगा? पर बात प्रवृत्ति ही का नहीं करना प्रवृत्ति का चाहते। क्या करेगा? कईयों को अतीक में आस्था का प्रतीक दिखाई दे रहा है। कहिए क्या करेगा? अब किस प्रवृत्ति की बात करें? शुभराष्ट्र, ये आप प्रवृत्ति उस- का एक उस डेफिनेशन विषय जानना पर बात चाहते ही नहीं हैं करना चाहते रशीदी आप, जी। दिक्कत ये है ना। ओके ना, दिक्कत तो बहुत सारी है सर जी आमिर जी, दिक्कत समस्या तो यही बड़ी है ना। सारी है शुभराष्ट्र जी। समस्या यही है, लेकिन अच्छा ये होता है कि जब जब इन लोगों को मौका मिलता है अधिक बोलने का तो अपना एजेंडा ये खुद एक्सपोज करते हैं। देखिए, शुरुआत इन्होंने कहां से की थी? शुरुआत इन्होंने की थी कि जिन लोगों ने आतिक को मारा उन लोगों ने जय श्री राम का नारा लगाया। बात यहां पर रुकी नहीं। इसके बाद कहा गया कि चूंकि उन्होंने जय श्री राम का नारा लगाया इसलिए उन पर गोलियां नहीं चली। अगर गोलियां चल जाती हैं आमिर जी, और मैं आपको एक फर्ज कीजिए, मैं एक आपको सिचुएशन बता रही हूं, अगर इनको मारने वाले जो लोग थे वो मुसलमान होते और पुलिस ने उन मुसलमानों पे गोलियां चलाई होती तो आज आपका डिबेट, आज ये मौलाना का जो नैरेटिव है वो पूरा बदल चुका होता। मैं पूछ रही हूँ, मैं बता रही हूँ आपको क्यों बदल चुका होता। क्योंकि जब हमने डिबेट की शुरुआत की तो आतिक नहीं, तो जब हमने डिबेट की शुरुआत की तो आतिक एक गुदास अपराधी था। नहीं टोलता, वो अपराधी है। मेरा काउंटर सवाल है, मेरा काउंटर सवाल है हमीश, इसका अगर वो मुसलमान होते मारने वाले तो क्या वो बचते क्या? नहीं देखिए, मेरा काउंटर अगर सवाल है। अगर उसकी पॉइंट ये है, उसका जो अभी जो हुआ है ना वही हुआ होता। अगर वो मार दिए जाते तो चश्मे सवाल से, उठता धार्मिक कि योगी चश्मे से आप देख आदित्यनाथ रहे ने हैं तीनों को मौलाना। मार दिया, अब गवाही कौन उनको देगा, वहीं छलनी बताएगा कर दिया कौन, गया राज होता। कौन खोलेगा? अब उनसे पुलिस उनको वहीं छलनी इन्वेस्टिगेशन कर तो दिया कर गया। रही है कि तुम्हें किसने बोला था मारने के लिए, तुम्हें किसने पैसे दिए, सुपारी दी थी। इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, इट इज अ सुपारी किलिंग, इट इज अ सुपारी किलिंग, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट किलिंग। अब पता तो लगेगा कि किसने पैसे दिए, क्योंकि 3 गैंग्स एक साथ आए हैं। सुंदर भाटी गैंग, लॉरेंस बिश्नोई गैंग, ये गैंग एक साथ आए हैं, ये सारी थ्योरीज चल रही हैं। अब पता तो लगेगा कि असल में सच्चाई क्या है। अगर वो मारे जाते तो कहा जाता योगी ने तीनों को मरवा दिया, सच्चाई कैसे सामने आएगी, किसने मारा? लेकिन वो पकड़े गए। और अब आप कह रहे हो कि वो हाथ से, अभी तो आप कह रहे थे कि असद का एनकाउंटर नहीं होना चाहिए था, असद का एनकाउंटर नहीं होना चाहिए था, वो पुलिस वालों पे गोली चलाना था लेकिन उसका एनकाउंटर नहीं होना चाहिए था। रास्ता बताया जा रहा था अभी कि वो तो फलानी जगह से निकला, वहां पे पहाड़ी थी, एक फलाने जी ने ये बता दिया, लेकिन फलाने जी ने ये नहीं आपको बताया कि वो सरेंडर कर रहे थे वहां पर। वो तीनों अपराधी सरेंडर कर दिए थे वहां पर, वो हाथ खड़े करके लेट गए थे नीचे। क्या उनको गोली मार देनी जानी चाहिए थी? ह्यूमन राइट्स क्या कहता है? क्या आप चाहते थे लाइव कैमरा में यूपी की पुलिस गोली मारे उनको? जवाब दीजिए मौलाना साहब, यूपी की पुलिस गोली मारे? नहीं बताइए, यूपी की पुलिस गोली मारती थी उनको, वो सरेंडर कर रहे थे तब। सुनिए, ह्यूमन राइट्स क्या कहता है, मुझे बताइए, ह्यूमन राइट्स क्या कहता है कि जब अतीक को उम्र कैद की सजा हो गई तो उसको गोली मारनी चाहिए? क्या कहता है ह्यूमन राइट्स? आपका ह्यूमन राइट्स को अलग है क्या? अरे भैया, तो जिसने गोली मारी, तो सरकार ने थोड़ी मारी, आपका पुलिस ने ह्यूमन थोड़ी राइट्स मारी, अलग है क्या? मार गया। अमीश, उसको कौन डिफेंड कर रहा है भाई अमीश, साहब? आपका ह्यूमन राइट्स अलग है क्या? और जिसने गोली मारी उसको गोली क्यों ना मारे? मौलाना आप रशीदी, ह्यूमन राइट्स तलाश कर रहे हैं? जिन लोगों ने गोली मारी, एक आदमी इस पुलिस पैनल की में बैठा मौजूदगी कौन सा में व्यक्ति उनको हत्या डिफेंड कर रहा है और आप कह रहे हैं कि उसको गोली ना मारे? नहीं, आप कह रहे हैं उनको गोली ना मारे जो पुलिस की मौजूदगी में और सजा याफ्ता मुजरिम मौलाना को कत्ल रशीदी, कर रहे हैं। सवाल समझ में नहीं आ रहा क्या आपको? उनकी मैं हत्या आपसे कर रहे पूछ हो, रही आप हूँ कह रहे कि हैं गोली जिन ना मारे? लोगों ने ह्यूमन अतीक को राइट्स मारा, आप उसमें? उन लोगों को किसने डिफेंड किया? अमीश, जो बात हो ही नहीं रही है। अमीश, बात आप क्या- उनके ह्यूमन राइट्स तलाश कर रहे हैं, उन हत्यारों के जिन्होंने इतना बड़ा जघन्य अपराध किया कि एक सजा याफ्ता मुजरिम को आप क्या पुलिस कह रहे की थे? मौजूदगी में हथकड़ी लगे हुए गोली मार दें। एक सेकंड, आज दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। ओके, कहाँ है आपका ह्यूमन नहीं, राइट्स? नहीं, एक सेकंड, कहाँ है सुब्रास्टा, आपका human rights? होल्ड ऑन, सुब्रास्टा, आज दूध अमीश, का दूध कौन और से पानी का human पानी हो rights की जाए। बात कर रहे हैं एक मिनट सर, आप कौन से ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं? बिल्कुल, मैं मुझे बता रहा हूं बताइए। आपको कौन से ह्यूमन राइट्स की बात कर रहा हूं। जिसने हत्या, मैं बता रहा हूं हथकड़ी आपको कौन लगे से ह्यूमन हुए राइट्स की बात सजा कर रहा याफ्ता हूं। मुजरिम को मैं बता रहा हूं आपको जिन्होंने कौन मार से दिया, ह्यूमन क्या राइट्स उनको की बात गोलियों कर से रहा हूं। छलनी नहीं करना होल्ड था? ऑन सर, आप होल्ड ऑन सर, आपने बोला किस ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हो आप? मैं उसी ह्यूमन राइट की बात कर रहा हूं जिसकी दुहाई आप पिछले 7 सालों से दे रहे हैं।
मैं उसी ह्यूमन राइट्स की बात करता हूं जो अधिकार देता है कि अगर अपराधी सरेंडर कर रहा है तो उसको उस पर गोली नहीं चलानी चाहिए। और कैमरा के सामने अगर वो गोली चल जाती तो यूपी पुलिस पे कार्रवाई होती जी, कार्रवाई होती यूपी पुलिस के ऊपर। अगर सरेंडर कर रहा है अपराधी और उस पर गोली चला दी जाएगी तो यूपी पुलिस पे कार्रवाई होगी। बोलिए, असद पुलिस पे गोली चला रहा था, उस पे गोली चली, ठीक हुआ कि गलत हुआ? अब बोलिए, अब आप शादाब चौहान आप बोलिए, दोनों बोले आप लोग। पहले आपको 10 सेकंड देता हूं मैं, 10 सेकंड आपको दिए। आप मुझे बताइए असद के इनकाउंटर को किसी ने कहा क्या कि ये गलत हुआ? बोला अखिलेश यादव ने बोला। लेकिन अतीक अहमद जो हथकड़ी में था, अतीक और अशरफ जो हथकड़ियों में थे, जिनको उम्र कैद की सजा हो गई थी, जो 5 बार का एमएलए और एमपी था, जो कानून बनाता था पार्लियामेंट में बैठकर, जो असेंबली में बैठकर कानून बनाता था, ऐसे आदमी को गोली मार देना, आप कह रहे हैं उन पर गोली नहीं चलनी चाहिए थे? उनके ह्यूमन राइट्स है मारने वालों के। आप कौन सा सबक पढ़ के आते हैं भाई? तो मतलब आप कह रहे हैं उनको गोली चला देनी चाहिए थी? मुझे राकेश पता नहीं कौन सा human त्रिपाठी, rights राकेश पढ़ के त्रिपाठी आते आप पेशे से वकील भी हैं। अगर अपराधी सरेंडर कर रहा है तो कैमरा के सामने लाइव था, दे सरेंडर्ड, वो तस्वीरें मैं चला रहा हूं, वो सरेंडर कर रहा था, क्या गोली चल सकती थी? और अगर गोली चलाती तो यूपी पुलिस पे कार्रवाई होती कि नहीं होती? हाथ में हथकड़ियां नहीं थी। और कहा था कि मेरी बात को अन्यथा मत लीजिए, और अन्यथा ना कहते कहते इन्होंने अपनी सारी व्यथा देखिए व्यक्त कर दी कि 5 बार का विधायक, 1 बार का सांसद, ऐसे व्यक्ति की जघन्य हत्या हो गई, और हत्या करने वाले को तो तुरंत गोली से भून देना चाहिए था, भले ही वो सरेंडर कर दे रहा हो। यानी कितनी क्रिमिनल मानसिकता, जो इसको कहते हैं ना आपराधिक मानसिकता, वो कितनी साजिद रशीदी की भी है, ये दिखाई पड़ रही है कि तुरंत वहां न्याय कर देना चाहिए था साजिद रशीदी के मुताबिक। मैं आपको सुझाव दे रहा हूं, मौलाना साजिद रशीदी सुझाव दे रहा हूं, आप अपील कर लीजिए गुड्डू मुस्लिम के लिए अपील कर लीजिए। ये गुड्डू मुस्लिम जो सरेंडर नहीं कर रहा है ना, उसके लिए अपील कर लीजिए। सरेंडर करेगा तो निश्चित तौर पर गोली नहीं चलेगी, लेकिन अगर सरेंडर करने की बजाय अगर उसने कहीं बम चलाने की कोशिश की उत्तर प्रदेश पुलिस पर, तो पुलिस एनकाउंटर करेगी, पुलिस तो एनकाउंटर करेगी। मैं कह रहा हूं, आप इस बात को समझ लीजिए। अगर पुलिस पर बम चलाए, अगर पुलिस पर गोली चलाई तो एनकाउंटर होगा। फिर आप कहेंगे उसके नाम में मुस्लिम लिखा है इसलिए उसका एनकाउंटर कर दिया। मौलाना साजिद रशीदी, अपराधी का मजहब देखना बंद कर दो, अपराधी की जाति देखना बंद कर दो, अपराधियों के साथ उनके पक्षपात करना बंद कर दो। ओके, शादाब चौहान वेटिंग फॉर लॉन्ग। शादाब चौहान, मैंने आपके पास 2 बार जाने का प्रयास किया लेकिन ऑडियो कट हो गया था। आई एम रियली सॉरी, मैं आपके पास लेट आ रहा हूं। लेकिन मेरा मूलतः सवाल यह है कि जो लोग अतीक और अशरफ को शहीद बताने का प्रयास कर रहे हैं, जो लोग अतीक और अशरफ के बारे में शहीद करने का महाराष्ट्र के भीड़ में पोस्टर लगा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि वो गलत कर रहे हैं, नाइंसाफी कर रहे हैं शहीदों के साथ? गुंडे थे ये लोग। देखिए, अगर कोई भी व्यक्ति निजी आस्था के तौर पे उनको कोई मसीहा कहता है, क्या कहता नहीं मालूम, लेकिन अदालत जो है, अदालत क्या कहती है उनके बारे में और उनका क्या रिकॉर्ड रहा है, वो कितनी बार विधायक रहे, सांसद रहे या अपराधी रहे। मैं ना तो मैं शहीद होने का सर्टिफिकेट दूंगा और ना मैं उनको आतंकवादी कहूंगा, ना मैं उनको कुछ और कहूंगा, क्योंकि हमारी अदालत जो कहेगी। अदालत ने 100 मुकदमे से ज्यादा उन पे थे, सिर्फ 1 में उनको सजा दी और बाकियों में उनको काफी केसेस में बरी भी किया कि राजनीतिक द्वेष में कार्रवाई हुई। तो मेरे से ज्यादा इंपॉर्टेंट अदालत है। लेकिन जो किलिंग को जस्टिफाई कर रहे हैं, लगभग 45 केसेस में ट्रायल चल रहा था, युवा मोर्चा, जबकि 45 केसेस में ट्रायल चल रहा था। गुड्डू बमबाज को लेके घूम रहे थे, संतरे अनारों की तरह बम फेंकवा रहे थे पुलिस वालों पर, और आप कह रहे हैं कि अभी आपको सोचना पड़ेगा, विचारना पड़ेगा। ट्रायल चलना, अमीश भाई, ट्रायल चलना अपराध नहीं होता है। भाजपा के 111 विधायकों पे ट्रायल चल रहा है। वक्त एक ब्रेक का है व्यूअर्स, आप देखते रहिए CNBC आवाज पे टक्कर का ये एडिशन। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं CNBC आवाज पे टक्कर। मैं आपसे भाई साहब ये जानना चाहता हूं, आप कब अपराधी मानते हैं? 100 केस थे उसके ऊपर, 45 पे ट्रायल चल रहा था, 25 केसेस में फैसला आ जाता, तब आप उसको अपराधी मानते? यानी एक में अपराध अगर सिद्ध हो जाए और सजा याफ्ता हो जाए तो आपकी नजर में अपराधी नहीं है। ये नई डेफिनेशन आ रही है सारी निकल के।
कमाल है, मतलब डिफेंड करने का तरीका। नहीं, अपराध सुनिए, अगर अदालत ने किसी को अपराधी घोषित किया है, फैसला दिया है और हमारी माननीय उच्चतम न्यायालय तक वो पहुंच चुका है और माननीय उच्चतम न्यायालय ने फैसला दे दिया है, तो फिर कोई रास्ता नहीं बचता। लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय ने शायद एक भी मुकदमे में उनको अपराधी घोषित नहीं किया माननीय उच्चतम न्यायालय ने। वरना कुलदीप सेंगर पे लगवाइए, आज तो करवाइए एनकाउंटर कुलदीप सेंगर का। नहीं, अभी एनकाउंटर को भी जस्टिफाई कर रहे हैं कि उन तीन का एनकाउंटर भी होना चाहिए था। और सुब्राष्ट्रा, आप अगर किसी को सजा याफ्ता हो जाए तो उसको आप अपराधी मानती हैं कि आप भी मानती हैं कि 100 मुकदमे हैं, 50-50% स्ट्राइक रेट होना चाहिए, उसमें अपराध तय हो तब अपराधी है, नहीं तो कैसे अपराधी होगा कोई? एक आध मर्डर पे कोई अपराधी थोड़ी हो जाता है। ये नई कहानी है जिस देश की। एक आध मर्डर पे कैसे अपराधी हो जाएगा सुब्राष्ट्रा कोई? धन्यवाद। अभी आप देखते रहिए, अभी इनके एमएलए होने पर, एमपी होने पे नाज किया गया, अभी एक आध छोटे मोटे अपराध कह करके दरकिनार किया गया कि भाई न्यायालय ने अभी तो फैसला नहीं दिया बहुत सारे केसेस पर। अरे भाई, न्यायालय ने तो बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेताओं पे फैसला दे दिया था, उनको बरी कर दिया, तो ये लोग छोड़ दिया क्या इन्होंने रोना उनका नाम ले लेकर? पूछिए ना, आज के बाद नहीं लेंगे क्या उनका नाम? ये मैं नाम भी नहीं लेना चाह रही हूं। तो समस्या ये है आमिश जी कि आज ये लोग पूरी तरह से एक्सपोज्ड हो चुके हैं, लेकिन इनको एक्सपोजर के बावजूद भी इतनी शर्म नहीं है कि एक माफिया, एक गैंगस्टर के लिए इनके मुंह से वो शब्द निकल सके जो जनता के पक्ष में हो। मतलब बात ऐसे की जा रही है जैसे अतीक ने पता नहीं उत्तर प्रदेश में कितना सुख चैन की जिंदगी लोगों को दी हो। और ये अपने आप को जो यहाँ पे बैठे हैं, 3 लोगों को आपने बुलाया है और ये तीनों लोग कहीं ना कहीं मुस्लिम एंगल की बात हल्के से करके निकलने का प्रयास कर रहे हैं। इनको शर्म नहीं आ रही कि आज आप ही के शो पर एक जीशान बैठे हैं और ऐसे कई जीशान हैं जो कि जिनका मजहब इस्लाम है और उनको त्रस्त किया, संत्रास दिया है उस व्यक्ति ने। उन्होंने जो बात बताई, बिल्कुल भी शर्म नहीं, ना तो अपने मजहब का, और उस व्यक्ति को शहीद बताने का प्रयास हो रहा है। जिशान ने जो बात बोली शादाब चौहान, उसमें क्या बोलेंगे? मदरसे से बच्चियों को उठाया गया था, मदरसे से बच्चियों को उठाया गया था। आमिश जी, ये तो यंग लीडर्स को आपने बिठा रखा है, जो यंग लीडर्स ये कह रहे हैं कि भैया कोर्ट का फरमान जब तक नहीं आएगा तब तक वो बच्चियां रोती रहे। हम क्या कह सकते हैं? चौहान जवाब, हम क्या कर सकते हैं? अरे सुन तो लीजिए, अब फिर आप ये बोलेंगी, बहुत ही स्पष्टता के साथ कह रहा हूं कि अगर मदरसे की बच्ची बच्चे के साथ अगर कोई दरिंदगी करता है, मदरसे के नहीं, अगर गुरुकुल की अगर नहीं है भाई, किसी भी बच्ची के साथ अगर कोई दरिंदगी करता है, आंटी चुप रहिए, बदतमीज चुप रहे, बदतमीज मत कर रहे हैं आप, चुप रहे बदतमीज, बीच में मत बोल। ए आंटी चुप रहे, बीच में बोल रही है, देखा जाए तो ताड़का चुप रहे, ताड़का, अगर मैं बीच में बोलूंगी, बदतमीजी कर रहे हैं, ताड़का चुप रहे, ताड़का चुप रहे। क्या बदतमीजी मैं ताड़का हूं या मैं सीता हूं या मैं दुर्गा हूं, तू नहीं वो बताने वाला हो सकता शादाब चौहान, जिसके नाम के आगे खुद वरुण शंकर की तरह बैठा हुआ है तू मुझे बताएगा? तेरे साथ एक्चुअली ऐसी ही बात की जानी चाहिए। तू इस लायक नहीं है कि तेरे साथ कोई डिबेट में बैठे। मैं नहीं बात कर सकती आमिश जी ऐसे, नहीं, मैं नहीं कर सकती। और ये पीस पार्टी का प्रवक्ता कहीं भी अगर दिख जाए मुझे, कहीं भी अगर ये मुझे दिख जाए, मैं इसको नारी शक्ति से परिचित करवाती हूं कि क्या होता है। ऐसे गली के छुट भैया नेताओं को बहुत सूता है मैंने, गली चौराहे पर सूता है ऐसे लोगों को। नहीं, देखिए सदा नहीं, भाषा नहीं, ये भाषा में बर्दाश्त नहीं कर सकती। भाषा का ओके, शादाब क्या इसको एंडोर्स करती है? नहीं, शादाब चौहान, क्या शादाब चौहान को चर्चा हो रही थी, आप किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? शादाब चौहान को दिखाइए, एक सेकंड, शादाब चौहान को दिखाइए। शादाब चौहान को अगर तमीज नहीं है तो छोड़ देना राजनीति। ये सड़क पर नॉर्मल चर्चा हो रही थी शादाब, आपको खेत जताना चाहिए अपनी भाषा में। शादाब एक सेकंड, शुभराष्ट्र, शादाब आपके पास मौका, खेत जताएगा। एक सेकंड शुभराष्ट्र, गिव मी टाइम, शुभराष्ट्र गिव मी टाइम, खेत जताइए शादाब चौहान। नो आमिश, आई एम नॉट गिविंग यू टाइम। ये मेरी लड़ाई है, ये मैं लड़ूंगी, ये मैं किसी पुरुष को लड़ने नहीं दूंगी ये लड़ाई। जहां तो तू लड़ती है, जब भाग जा निकल। कैसी बात कर रहे हैं आप? शादाब, ये बदतमीजी आप कर रहे हैं, ये बदतमीजी आप कर रहे हैं, ये जायज नहीं है, ये जायज नहीं है। आपको उनके विचार पसंद नहीं, आप तार्किक चर्चा करिए, लेकिन बदतमीजी अलाउड नहीं है, बदतमीजी बिल्कुल अलाउड नहीं है। और क्या होता है इस तरह की भाषा से फायदा, ये पार्टी और पार्टी के नेता तय करें। अब मैं आपका ध्यान एक बेहद जरूरी खबर की तरफ खींचना चाहता हूं। यह तो सभी जानते हैं कि हमारे देश में हर 10 साल में जनगणना की जाती है। पिछली बार 2011 में जनगणना हुई थी, 2021 में होने वाला
सेंसस कोविड की वजह से अभी नहीं हो पाया है, लेकिन 2011 में कोई आम जनगणना नहीं हुई थी, बल्कि जाति आधारित जनगणना की गई थी, लेकिन आंकड़े कभी सार्वजनिक नहीं किए गए। आप सोचेंगे आज ये सब बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूं? वो इसलिए क्योंकि पहले आरजेडी, जेडीयू, समाजवादी पार्टी ने जातिगत जनगणना की मांग उठाई। अब कांग्रेस भी कर्नाटक चुनाव में खुलकर इसकी मांग कर रही है। लेकिन आज आपको यह सच बताना बेहद जरूरी है कि इसी कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं का जातिगत जनगणना पर क्या रुख था। जातिगत जनगणना पर संसद में पहली औपचारिक चर्चा 1991 में हुई। चर्चा के दौरान पंडित नेहरू ने इसका कड़ा विरोध किया। पंडित नेहरू को सरदार पटेल, भीमराव अंबेडकर, अबुल कलाम आजाद का साथ मिला। पंडित नेहरू ने 1961 में राज्यों के मुख्यमंत्रियों को एक पत्र लिखा। चिट्ठी में नेहरू ने जाति और धर्म के नाम पर आरक्षण पर भी सवाल खड़े किए थे। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी भी जातिगत जनगणना के खिलाफ रहे हैं, और यही सबसे बड़ा प्रमाण है कि नेहरू और गांधी की कांग्रेस आज क्यों बदल गई है। फिलहाल सीएनबीसी आवाज की टक्कर के बुधवार एडिशन में इतना ही। आप देखते रहिए सीएनबीसी आवाज। नमस्कार।